हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आपको पता ही है, कल हमने चैप्टर नंबर 15 आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इस चौथे स्टेप के बारे में बात की थी कि पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। ठीक है, तो यहाँ तक कल हमने बात कर ली थी कि भाई यदि हमें परपोषी कोशिका में अपने पुनर्योगज डीएनए को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम रूपांतरण और पारक्रमण दो विधियों का सहारा लेकर अपने पुनर्योगज डीएनए को उस इकोलाई के अंदर प्रवेश करा सकते हैं जिससे उसका रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक कल हमने बात कर ली थी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो 5वां स्टेप है, अब आपने क्या किया कि भाई जो हमारा पुनर्योगज डीएनए था उसकी फोटोकॉपी बन गई इकोलाई के अंदर। ठीक है, बन गई ना। तो नेक्स्ट जो स्टेप है 5वां, वो आता है क्लोन की गई जीन की पहचान व उसका अन्य जीवों में स्थानांतरण। ठीक है, अब ये जो 5वां स्टेप है इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो जीन, जिन जीनों की मतलब वांछित जीन की इकोलाई की बॉडी के अंदर क्लोनिंग हो चुकी है, मतलब उनका रिप्लिकेशन हो चुका है, तो हम सबसे पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। भाई देखो, उसकी खुद की भी तो सेल बनती हैं, उसका खुद का भी डीएनए बनता है और हमारा डीएनए भी बनता है, तो हमें उन्हें पहले पहचानना है कि हमारे काम का जीन कौन सा है। ठीक है, और जब हम उनको पहचान लेंगे तो फिर उन्हें हम किसी और जीव में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। देखो, इकोलाई जो परपोषी कोशिका थी उसका प्रयोग केवल मल्टीप्लिकेशन या मैं कहूँ रिप्लिकेशन करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि इकोलाई में सबसे ज़्यादा रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, किसी प्राणी में नहीं होती। और में इकोलाई जो जीवाणु है वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे ज़्यादा करता है, कोई और प्राणी नहीं करता, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अन्य जीवों में इसको ट्रांसफर हम क्यों करेंगे भाई? इसलिए करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें बनवाने हैं वो या तो किसी दूसरे जीव में बनवाने होते हैं या कई बार हम इकोलाई में ही बनवाते हैं। जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन को तो हम इसी के अंदर बनवाएंगे, लेकिन जिसके अंदर क्लोनिंग हुई है इसकी, उससे ज़रूर बाहर निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस इकोलाई के अंदर हमने क्लोनिंग की है ना, उससे बाहर निकालकर दोबारा से इकोलाई में हम उसको प्रवेश कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो अन्य जीवों में स्थानांतरण, तो देखो भाई क्या है, जब वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जाता है तो परपोषी कोशिका में अनेक अवांछित उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन अवांछित उत्पाद को हटाने के लिए हम परपोषी कोशिका के पुनर्योजी
डीएनए में कुछ ऐसे जीन जोड़ते हैं जो वांछित कोशिका में अलग लक्षण प्रकट करती हैं। इन्हें मार्कर जीन कहते हैं। जैसे कैनामाइसिन, प्रतिरोधी जीन। इन जीनों के अलावा कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो रूपांतरित कोशिका में अलग लक्षण प्रारूप दिखाते हैं, जिन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूसी जीन, जो जुगनू में होता है। वो जैव प्रदीप्तीकरण उत्पन्न करता है। देखिए भाई, पांचवा जो स्टेप है, हालांकि कभी भी आपसे ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझना है। तो देखिए कि हम अपने वांछित जीन की पहचान करने के लिए हमें और क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम वांछित जीन को अपने वाहक डीएनए के साथ जोड़ते हैं, मतलब पुनर्युगज डीएनए बनाते हैं, तो परपोषी कोशिका के अंदर जब इसका गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमारे वांछित उत्पाद के साथ साथ कुछ अवांछित उत्पाद भी उसकी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो हम अपने वांछित उत्पाद को कैसे पहचानें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो हमारा वाहक डीएनए होता है, हमारा वाहक डीएनए होता है ना, उसमें हम एक ऐसा जीन और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं जो हमारी वांछित कोशिकाओं में कुछ अलग से लक्षण शो करता है, ठीक है। तो ऐसे जीनों को हम क्या बोलते हैं? मार्कर जीन बोलते हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना सा माइंड में फिक्स कीजिए कि अपने वांछित उत्पाद को पहचानने के लिए हम वाहक डीएनए के साथ, जिससे हमने वांछित डीएनए को जोड़ा था, उसमें हम एक अलग से जीन और जोड़ देते हैं। वो जीन क्या करता है कि हमारी जो वांछित कोशिका है, वांछित जो जीन है, उसमें कुछ अलग से लक्षण शो कर देगा, जिसको हम पहचान कर अपने वांछित उत्पाद को ले लेते हैं। ऐसे जीनों को हम क्या बोलेंगे? मार्कर जीन बोलेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल है कैनामाइसिन प्रतिरोधी जीन। तो इस जीन को हम अपने वाहक डीएनए के साथ जोड़ देंगे, जिससे ये हमारे वांछित उत्पाद में कुछ लक्षण शो करेगा और उस आधार पर हम अपनी वांछित कोशिका को पहचान लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि मार्कर जीन के अलावा कुछ ऐसे भी जीन होते हैं। मतलब देखो, मार्कर जीन तो क्या है, वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन जो रिपोर्टर जीन होते हैं उनको हम क्या है, ऐसे ही डाल देते हैं परपोषी कोशिका के अंदर। तो इन जीनों के अलावा कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो रूपांतरित कोशिकाओं में अलग लक्षण प्रारूप दिखाते हैं। एक वही सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, एक एल्यूसी जीन है, ल्यूसीफेरेज नाम का जीन है। यदि हम इसे अपनी परपोषी होस्ट सेल में डाल दें तो वो क्या करता है
कि जो बदली हुई कोशिका है, यानी कि वांछित जो उत्पाद है उसमें चमक उत्पन्न कर देता है, और उस चमक से हम उसको पहचान कर उसे अलग कर लेते हैं। क्योंकि जुगनू जो है वो चमकते हैं ना, तो इसका जो एल्यूसी जीन है वो चमकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बस हम उस जीन को लेते हैं और उसे या तो वाहक डीएनए के साथ जोड़ दो या अलग से उसमें डाल दो होस्ट सेल में। तो वो क्या करेगा, जैसे हमारा वांछित उत्पाद बनेगा उसमें क्या उत्पन्न करता रहेगा, ये चमक, यानी कि जैव प्रदीप्तीकरण। तो उस चमक से हम पहचान लेंगे कि भाई ये हमारा वांछित उत्पाद है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने जीन को पहचानते हैं और उसका क्या करते हैं, फिर अन्य जीवों में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आपने जीन को पहचान लिया जिसमें आपने मार्कर जीन का प्रयोग किया था, और अन्य जीवों में अब क्या कर दिया, उसका ट्रांसफर। अब लास्ट स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप ही है जो हमारे लिए क्वेश्चन के रूप में आएगा। लास्ट है जीन की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो देखो, वांछित जीन को परपोषी कोशिका से निकालकर अन्य जीवों में स्थानांतरित करते हैं। वैसे परपोषी कोश का मतलब ई कोलाई से निकाल कर, है ना, सिंपल सी बात है। जैसे हाँ, अन्य जीवों में स्थानांतरित करते हैं जहाँ जीन अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, ई कोलाई में इंसुलिन उत्पादन। एक सिंपल सी बात है कि जो वांछित जीन हमने 5वें स्टेप में अलग किया था क्लोन करवा के, ठीक है, तो उस जीन को हम क्या करेंगे, उस परपोषी कोशिका से निकालेंगे और किसी अन्य जीव में अब उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर। क्यों करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि हम अब उस कोशिका से या जीव से अपने उस प्रोडक्ट को प्राप्त करेंगे, उत्पाद को जो हमें बनवाना है। ठीक है, जैसे हमें इंसुलिन बनवानी है, तो अब तक हमने जो काम किया था वो इंसुलिन का जीन पे किया था, अभी तक जो चल रहा था, है ना। तो हमने क्या किया, इस इंसुलिन की बहुत सारी 2 कॉपी हमने ई कोलाई के अंदर बनवा ली और उसको अलग से पहचान लिया कि ये सारी हमारी हाँ इंसुलिन बनाने वाली जीन है। ठीक है, तो उस जीन को जब हम दोबारा से ई कोलाई में डालते हैं तो ई कोलाई जब अपनी खुद की प्रोटीन बनाता है शरीर की, तो उसके साथ साथ हमारी इंसुलिन प्रोटीन भी बनती जाती है और बस उस प्रोटीन को हम निकालते रहते हैं, उनको नष्ट करके जैसी भी है, और इंसुलिन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आपने लास्ट स्टेप में अपने प्रोडक्ट को प्राप्त कर लिया, नहीं कर लिया। ठीक है, तो ये होती है भाई बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आई बात, नहीं आई? पता चल गया आपको कि आखिर आज किस प्रकार हम बायोटेक्नोलॉजी विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वर्तमान समय में जो इंसुलिन है वो बिल्कुल इसी प्रकार प्राप्त की जा रही है, लेकिन एक थोड़ा चेंजमेंट है अब कि पहले हम क्लोनिंग वाहक चुनते थे, लेकिन अब एक मशीन आ गई है जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। उससे हम उसकी लाखों फोटोकॉपी 1 मिनट में बना सकते हैं, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं क्लोनिंग वाहक के रूप में। ठीक है, और बस वो जो फोटोकॉपी है ना, उनको किसी भी वाहक की सहायता से हम अपने लक्ष्य प्लांट जीव जिसमें है ले जाना है वहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये है भाई हमारी बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको इसके 6 स्टेप पता चल गया। 6 स्टेपों में
मोस्टली जो आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो ही ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि वो ही हमारे इम्पोर्टेंट काम की। ठीक है, तो ये 5 स्टेप 6 स्टेप आपको समझ में आ गए कि आखिर किस प्रकार हमारी बायोटेक्नोलॉजी इन 6 स्टेपों से कंप्लीट होती है। चलिए अब नेक्स्ट, तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेप से आने के चांस है, और अब जो अगले जो टॉपिक चलेंगे इनसे भी हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है cDNA, जिसको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए या हिंदी में पूरक डीएनए बोल के चलते हैं। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? cDNA। इसको भी बात जरा ध्यान से समझना आप, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई cDNA या पूरक डीएनए क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी लाइब्रेरी और इसके निर्माण की क्रियाविधि आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ सकती है ना, कि cDNA क्या है, इसके निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए, है ना भाई। तो आप इसको भी जरा ध्यान से समझो। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन हैं, एक तो है cDNA और एक है जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, cDNA और एक है जीनोमिक लाइब्रेरी, ये 2 क्वेश्चन अपने आप में 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, या 1 नंबर के रूप में इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप ध्यान से देखो क्या है cDNA। एक सिंपल सी बात होती है, आरएनए की एक रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की प्रति का निर्माण होना पूरक डीएनए कहलाता है। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक बार जरा ध्यान से आप मेरी बात को समझो कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए को डीएनए में बदल देता है। बात को जरा ध्यान से समझो। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये पाया जाता है HIV वायरस के पास। आप सभी जानते हैं HIV वायरस, ठीक है। तो HIV वायरस के पास यही एक मोस्ट प्रॉपर्टीज होती है, क्या? कि उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये जो HIV का वायरस है, HIV वायरस है, उसके पास होता है RNA, डबल स्ट्रैंड RNA होते हैं, 2 RNA होते हैं सिंगल टाइप में, है ना। तो वो उन RNA को क्या कर देता है, जैसे ही RNA मानव की कोशिका में प्रवेश करते हैं उनको ये बदल देता है DNA, उसके RNA को, ठीक है। और वो DNA हमारे DNA से जुड़ जाता है और हम पर अधिकार कर लेता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बहुत ही खतरनाक एक एंजाइम है जो RNA को ही किस में बदल देता है, DNA में बदल देता है, ठीक है। तो उसी का प्रयोग करके, एक बात सुनो,
कि यदि हम आरएनए की एक रज्जुक पर, मतलब सिंगल श्रृंखला पर, रज्जुक का मतलब यही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से यदि हम डीएनए की एक कॉपी बना लें, डीएनए की एक कॉपी बना लें, तो हम उस डीएनए को क्या नाम देंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए नाम देंगे, यानी कि पूरक डीएनए नाम देंगे। एक सिंपल सी भाषा में आप इतना समझो कि यदि आप आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो डीएनए की कॉपी बना रहे हैं ना, तो उस कॉपी को आप कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो परिभाषा में आपको क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? कंप्लीमेंट्री डीएनए परिभाषा में बहुत सिंपल है ना। तो सीडीएनए की परिभाषा आपको याद रह जाएगी कि आरएनए की एक रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की प्रति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? पूरक डीएनए कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हेडिंग है सीडीएनए लाइब्रेरी। सेकंड, इसके बाद एमआरएनए पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से सीडीएनए बना लिया जाता है। इस सीडीएनए को क्लोन वाहक में जोड़कर जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसे प्रोब द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये हैं भाई हमारे सी लाइब्रेरी के चरण। ठीक है, कि आखिर किस प्रकार सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण किया जाता है। देखो एक बात समझो, आप बात शायद मेरी बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखो एक बार फ्रेश माइंड से समझो पूरा कंसेप्ट। सीडीएनए, ठीक है, सीडीएनए का मतलब है कंप्लीमेंट्री डीएनए, है ना भाई, पूरक डीएनए। अब मतलब क्या है कि आपके पास एक आरएनए है किसी भी जीव का जिसके पास डीएनए नहीं होता। ठीक है, तो आरएनए है, तो आप आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से यदि उस आरएनए की एक श्रृंखला से आप कोई डीएनए बना लें, तो आप उस बने हुए डीएनए को क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे, सीडीएनए बोलेंगे। क्लियर? दूसरी बात आती है कि सीडीएनए लाइब्रेरी। तो आपके दिमाग में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि भाई यदि सिंगल है तो सीडीएनए बोलेंगे, यदि किसी भी जीव के पूरे सीडीएनए हमारे पास हैं तो आप उसे भैया लाइब्रेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी। समझ में आगे बात नहीं आ गई? ठीक है, नहीं आई बात समझ में? मतलब जीन क्लोनिंग के माध्यम से यदि आप किसी भी जीव के समस्त या कई पूरक डीएनए को जीव में या जीवाणु में संधारित कर दें तो हम उससे क्या बोलेंगे? सीडीएनए लाइब्रेरी बोलेंगे। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम उस स्थान से या उस कोशिका से हमारा एमआरएनए लेंगे जो बहुत ही क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे या तो पौधे की पत्तियों से एमआरएनए लेंगे या मनुष्य के, मानव के ओवेरी से एमआरएनए लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहला काम आपका क्या है? यदि आपको सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण करना है तो पहला काम आपका क्या रहेगा?
भाई आप mRNA तो सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि mRNA चाहिए तो आपको cDNA बनाना है, समझ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक mRNA लेंगे, ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यदि आपके पास mRNA है तो उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, किस एंजाइम की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हम उसको क्या बना लेंगे, cDNA बना लेंगे। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, श्योर बन जाएगा cDNA, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस cDNA को, जो हमने एक cDNA बनाया केवल, अभी कितना बनाया, एक, तो उस cDNA को हम क्लोन वाहक में जोड़ेंगे। अब वही बायोटेक्नोलॉजी बात आ गई जो अभी हमने 6 स्टेप किए थे, उसमें जोड़कर अपने जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा देंगे। और जब आप इसमें प्रवेश करा देंगे तो बताओ बहुत सारी फोटोकॉपी बनेंगी नहीं बनेंगी, बनेंगी ना, सिंपल सी बात है। तो जब वो फोटोकॉपी बनेंगी तो उन्हें हम प्रोब के द्वारा पहचानेंगे और उनका विशिष्टीकरण कर लेंगे, मतलब उनको पहचान कर अलग भी कर लेंगे। समझ में आ गई बात, है ना। ये प्रोब क्या है, एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, यह एक ऐसे कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो हमारे वांछित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। क्योंकि रेडियो एक्टिव कोई भी पदार्थ हो वो अलग से विशिष्ट लक्षण शो करता है ना कोशिका में, उनमें अलग कोई विशेषता होती है ना रेडियो एक्टिव। तो यदि हम इस रेडियो एक्टिव पदार्थों को उसमें डाल देंगे तो हमारे जो वांछित cDNA हैं वो अलग से चमक उत्पन्न करेंगे और उनको हम पहचान कर उनका विशिष्टीकरण कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके सामने क्या बन जाएगी, एक cDNA लाइब्रेरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, cDNA लाइब्रेरी। समझ में आई कि बात नहीं आई। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि आखिर cDNA क्या है और इसकी लाइब्रेरी कैसे बनाई, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है cDNA वाला। उसमें केवल यही बात, 3 प्रकार की आपसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो cDNA की परिभाषा, दूसरा cDNA लाइब्रेरी की परिभाषा, और तीसरा cDNA लाइब्रेरी की निर्माण क्रियाविधि, ठीक है भाई। चलिए तो ये क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। समझ में आ गई बात, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी। तो देखिए किसी भी जीव के समस्त संजीन यानी कि जीनोम का संग्रह करना जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। नोट, किसी भी जीव के अगुणित डीएनए को संजीन यानी कि जीनोम कहते हैं। दो बात आप यहां से समझो कि भाई जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी तो वही शब्द आ गया है ना, मतलब बहुत सारे जीनोम। अब ये जीनोम क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जीनोम क्या होता है कि जो भी अगुणित गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कोई भी कोशिका है
जैसे मैं गैमेट की बात करूं, युग्मक की, तो युग्मक के अंदर जो गुणसूत्र हैं या डीएनए वो किस रूप में होते हैं? अगुणित रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित रूप में। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि जो भी हमारे अगुणित गुणसूत्र या अगुणित डीएनए होता है, हम उसी को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। मतलब किसी का भी गैमेट है, एक युग्मक आपने लिया है ना, तो उस युग्मक में 23 जो गुणसूत्र हैं वो अगुणित गुणसूत्र हैं, तो हम उसे उसका क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीनोम। नहीं आई बात समझ में? देखो, ये डबल स्ट्रैंड जो क्रोमोजोम होते हैं ना, इनको हम गुणसूत्र ही बोलते हैं। लेकिन यदि इसको हम एक सिंगल कर दें, सभी जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको हम इस प्रकार सिंगल कर दें, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? उसके जीनोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीनोम। मतलब इसको मैं अब क्या बोलूँगा? यह एक जीनोम है। क्या है? जीनोम। तो एक सिंपल सी बात है, किसी भी जीव के अगुणित डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, है ना। और यदि आप किसी भी जीव के इन समस्त जीनोम को संग्रह कर लेंगे, इनको निर्मित कर लेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप उस विधि को क्या बोलेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? जीनोमिक लाइब्रेरी की, जिसको हम डीएनए लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। देखो बहुत सिंपल है यार। जीनोम समझो आप पहले तो कि जीनोम क्या है। जीनोम यदि अगुणित गुणसूत्र है तो हम उसे उसका जीनोम बोलेंगे। अगुणित गुणसूत्र को ही आप क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। सिंपल सी बात है। उस जो गैमेट होते हैं वो सभी जीनोम हैं, ठीक है। तो यदि आप उन जीनोम का बायोटेक्नोलॉजी से, जीन क्लोनिंग विधि से उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार कर लेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। समझ में आ गई दोनों बात कि जीनोमिक लाइब्रेरी और जीन क्या है, वो जीनोम क्या है। तो आपसे यहाँ से तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीनोम क्या है या जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जीन लाइब्रेरी का निर्माण। तो जीन लाइब्रेरी का निर्माण, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दाता कोशिका का जीनोम, ठीक है भाई। ये दाता कोशिका का जीनोम है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम इसे काट लेते हैं जीनोम को, ठीक है। और ये है फिर डीएनए खंड। मतलब एक डीएनए खंड हमें प्राप्त हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीनोम का। और इस डीएनए खंड को यदि हम वाहक डीएनए से जोड़ देंगे तो एक क्या बनेगा? पुनर्योगज वृत्ताकार डीएनए बनेगा। नहीं बनेगा? अब वही बायोटेक्नोलॉजी वाली बात आ जाएगी। इस पुनर्योगज वृत्ताकार डीएनए को हम क्लोन वाहक, अच्छा वाहक डीएनए तो हो ही गया ना, परपोषी कोशिका में प्रवेश। और परपोषी कोशिका में यदि आप इसको प्रवेश करा लेते हैं तो ये क्या बनेगा? हाँ, परपोषी कोशिका में प्रवेश करा लिया तो इसके अंदर क्या बनेंगी? हमारे बहुत सारी कॉपी बनेंगी। तो इसे हम क्या करेंगे? प्रोब द्वारा संकरण व पहचान।
प्रोब द्वारा इनका संकरण करेंगे और पहचान करेंगे, और लास्ट में क्या बन जाएगी हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या बनानी है, जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, मतलब देखो परपोसी को देखो एक बार बता देता हूं कि सबसे पहले आपने किसी भी दाता कोशिका का जीनोम लिया, मतलब एक गुणसूत्र ले लिया जो कि हाफ गुणसूत्र था, उसे आप जीनोम बोलेंगे। उस जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और उसके किसी विशिष्ट जीन को आपने ले लिया, तो एक डीएनए खंड बन के आ जाएगा हमारे पास, है ना। उस डीएनए खंड को आप वाहक डीएनए के साथ जोड़ो, क्लोनिंग वाहक के साथ, तो बताओ पुनर्योगज डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब इस पुनर्योगज डीएनए को आप परपोषी कोशिका में प्रवेश कराइए, यानी कि एक जीवाणु में आप इसको प्रवेश कराइए। सिंपल सी बात है। अब जब आप इसको परपोषी कोशिका में प्रवेश कराएंगे, हाँ एक बात और है, इसका क्या होगा, बहुलीकरण होगा, मतलब इसकी कॉलोनी बनेंगी, बहुलीकरण। ठीक है, परपोषी कोशिका में जब आप इसको प्रवेश कराएंगे तो इसमें हमारे इस डीएनए खंड की मतलब जीनोम का बहुलीकरण मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, तो उन्हें हम संकरण के द्वारा पहचानेंगे, प्रोब द्वारा संकृत करेंगे और उन्हें पहचानेंगे। अब इससे अगला टॉपिक प्रोब ही है। मैं आपको बता चुका हूँ, केवल रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे हम अपनी किसी भी कोशिका को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस बहुलीकरण जो कॉलोनी बनी है हमारे जीनोम की, उसे प्रोब द्वारा हम संकृत करेंगे, पहचानेंगे और फिर क्या बनाएंगे, अपनी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण होता है। तो यही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एक तो सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण और एक जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण। तो जो जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण है उसे मैं इसी वीडियो में रिपीट कर दूंगा, जिससे आपको और ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, पूरी जो लैंग्वेज है इस वीडियो को मैं थोड़े से पार्ट को रिपीट कर दूंगा जो मैंने यहाँ तक समझाया है। समझ में आ गई बात। हाँ, तो आज के लिए केवल हम इतनी ही बात करते हैं। कल जो है हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हाँ, 15वां चैप्टर। तो कल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज आप ये दो क्वेश्चन पढ़ना केवल, एक तो सीडीएनए लाइब्रेरी और एक जीनोमिक लाइब्रेरी। क्लियर। चलिए, जीन क्लोनिंग द्वारा किसी भी जीव के समस्त या कई पूरक डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशित कर संधारित करना सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। देखो, सीडीएनए लाइब्रेरी, अब देखो लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है भाई। लाइब्रेरी का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं एक जैसी। जैसे आप लाइब्रेरी बोलते हैं, बुकों की लाइब्रेरी है, तो वहां पे क्या है कि बुक ही बुक रखी होती है ना, वही तो होती है लाइब्रेरी। अब ये है भाई सीडीएनए लाइब्रेरी। तो सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सीडीएनए आप एक साथ रख रहे हैं, या एक साथ बहुत सारे सीडीएनए हैं, तो हम उसे या बन रहे हैं या रखे हुए हैं, तो हम उसे सीडीएनए लाइब्रेरी बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है
कि हम जीन क्लोनिंग के द्वारा, जो अभी हमने विधि की थी ना बायोटेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग नहीं की थी क्या? यदि हमारे पास एक कंप्लीमेंट्री डीएनए आ जाए तो हम उसे क्लोन वाहक के साथ जोड़कर उसकी क्लोनिंग नहीं कर सकते? या मतलब बहुत सारे उसके क्लोन नहीं बना सकते क्या? बना सकते ना, है ना? तो वही बात कह रहा है कि जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी भी जीव के समस्त या कई पूरक डीएनए को, मतलब एक जीव है उसके या तो पूरे cDNA या बहुत ज़्यादा cDNA को यदि हम परपोषी कोशिका में निवेशित कर संधारित करें, मतलब उनको बनाकर रखें, तो हम उसे क्या बोलते हैं? cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं। मतलब cDNA लाइब्रेरी का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपने जीन क्लोनिंग विधि से एक जीव के पूरे कंप्लीमेंट्री डीएनए निर्माण कर लिए हैं, तो आप उस विधि को क्या बोलेंगे? cDNA लाइब्रेरी बोलेंगे। नहीं आई बात समझ में? देखो, यदि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से केवल एक डीएनए बनाएंगे तो आप उसे एक cDNA बोलेंगे, ठीक है? यदि आप, अब देखो, एक जीव के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, है ना? तो हमने क्या किया, हमने किसी भी जीव के पूरे डीएनए का, उसके जितने भी जीन थे उन सभी के cDNA बना लिए, है ना? अब सिंगल सिंगल cDNA बनाए। अब हम क्या करें, उन सभी cDNA को क्लोन वाहक में जोड़कर उसकी बहुत सारी कॉपी यदि हम तैयार कर लें तो हम कंप्लीट संरचना को या कंप्लीट जो हमारे cDNA हैं उनको हम क्या नाम देंगे? हम cDNA लाइब्रेरी नाम देंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है भाई cDNA लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है? अब इसकी देख लेते हैं निर्माण की क्रिया विधि कि आखिर हम cDNA जो लाइब्रेरी है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछी जाती है एग्जाम में ना। मोस्टली आपसे cDNA की परिभाषा पूछ सकता है, ज़्यादा चांस है इसके। तो देखिए, cDNA लाइब्रेरी निर्माण की क्रिया विधि। सबसे पहला पॉइंट, तो निर्माण की क्रिया विधि में क्या होता है? सर्वप्रथम एक क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करने वाले mRNA को अलग किया जाता है। जैसे पौधे की पर्ण, अंडाशय कोशिका, ठीक है? सेकंड पॉइंट, सबसे पहले दाता कोशिका का जीनोम, ठीक है भाई? ये दाता कोशिका का जीनोम है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम इसे काट लेते हैं जीनोम को, ठीक है? और ये है फिर डीएनए खंड, मतलब एक डीएनए खंड हमें प्राप्त हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीनोम का, और इस डीएनए खंड को यदि हम वाहक डीएनए से जोड़ देंगे तो एक क्या बनेगा? पुनर्योगज वृत्ताकार डीएनए बनेगा, नहीं बनेगा?
अब वही बायोटेक्नोलॉजी वाली बात आ जाएगी। इस पुनर्योगज वृत्ताकार डीएनए को हम क्लोन वाहक, अच्छा वाहक डीएनए तो हो ही गया ना, परपोषी कोशिका में प्रवेश, और परपोषी कोशिका में यदि आप इसको प्रवेश करा लेते हैं तो ये क्या बनेगा, हाँ परपोषी कोशिका में प्रवेश करा लिया तो इसके अंदर क्या बनेंगी, हमारे बहुत सारी कॉपी बनेंगी। तो इससे हम क्या करेंगे, प्रोब द्वारा संकरण व पहचान, प्रोब द्वारा इनका संकरण करेंगे और पहचान करेंगे, और लास्ट में क्या बन जाएगी हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या बनानी है, जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ मतलब देखो परपोषी को, देखो एक बार बता देता हूं कि सबसे पहले आपने किसी भी दाता कोशिका का जीनोम लिया, मतलब एक गुणसूत्र ले लिया जो कि हाफ गुणसूत्र था, उसे आप जीनोम बोलेंगे। उस जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और उसके किसी विशिष्ट जीन को आपने ले लिया, तो एक डीएनए खंड बन के आ जाएगा हमारे पास, है ना। उस डीएनए खंड को आप वाहक डीएनए के साथ जोड़ो, क्लोनिंग वाहक के साथ, तो बताओ पुनर्योगज डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब इस पुनर्योगज डीएनए को आप परपोषी कोशिका में प्रवेश कराइए, यानी कि एक जीवाणु में आप इसको प्रवेश कराइए, सिंपल सी बात है। अब जब आप इसको परपोषी कोशिका में प्रवेश कराएंगे, हाँ एक बात और है, इसका क्या होगा, बहुलीकरण होगा, मतलब इसकी कॉलोनी बनेंगी, बहुलीकरण। ठीक है, परपोषी कोशिका में जब आप इसको प्रवेश कराएंगे तो इसमें हमारे इस डीएनए खंड की, मतलब जीनोम का बहुलीकरण मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, तो उन्हें हम संकरण के द्वारा पहचानेंगे, प्रोब द्वारा संकृत करेंगे और उन्हें पहचानेंगे। अब इससे अगला टॉपिक प्रोब ही है। मैं आपको बता चुका हूँ केवल रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे हम अपनी किसी भी कोशिका को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस बहुलीकरण जो कॉलोनी बनी है हमारे जीनोम की, उसे प्रोब द्वारा हम संकृत करेंगे, पहचानेंगे और फिर क्या बनाएंगे, अपनी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण होता है। तो यही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।